हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी बिजनेस स्टडीज के पेपर के लिए। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ दूसरा रिवीजन सीरीज, दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसको भी बेटे बहुत जल्दी में समझेंगे। हाँ, जैसे किसी बच्चों का फीडबैक आया था तो उनने कहा था सर थोड़ा सा और डिटेल समझा दीजिए, तो मैं इस बार वही करने जा रहा हूँ। ठीक है, जुड़े रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कमेंट कराइए। तो स्टार्ट करते हैं। चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ मेन चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है, सारी चीजों पे ध्यान देंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटे? फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहले कह रहा है बेटे यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब होता है ये जो प्रिंसिपल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या होते हैं? फॉलो होते हैं। देखो क्या लिखा है, परवेसिव, अप्लाइड इन बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल, लार्ज, सभी टाइप के बिजनेस में ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फॉलो होते हैं। दूसरा क्या है बेटे? जनरल गाइडलाइन। जनरल डू नॉट ऑफर रेडीमेड सोल्यूशन। ये सिर्फ गाइड करते हैं, आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। थर्ड क्या है बेटे? इवोल्यूशन, नॉट डेवलप ओवरनाइट। ये जो प्रिंसिपल है बेटे एक रात में नहीं बने, इनके लिए ईयर्स ऑफ हार्डवर्क किया गया है। ठीक है, डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाके ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, तब इनका इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट है बेटे फ्लेक्सिबिलिटी। जो ये प्रिंसिपल है ना, हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग फ्लेक्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इन बिजनेस को, इन प्रिंसिपल को एडजस्ट कर सकते हैं। बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियर इन नेचर क्या होता है बेटे? कि जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये किसी भी एम्प्लॉयज के पर्सन के बिहेवियर को देख के बनाए गए होते हैं। किसको देख के बनाए गए होते हैं? बिहेवियर को। प्रिंसिपल आर अप्लाइड ऑन एम्प्लॉयज टू मोटिवेट देम टू वर्क टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। उनको मोटिवेट करने के लिए बनाए जाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एवरी प्रिंसिपल इज एंटिसिपेटेड बिफोर एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि जो भी, जहां पे भी हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इम्पैक्ट आ सकता है। कॉन्टिजेंट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। कंटिजेंट मतलब होता है बेटे अलग अलग सिचुएशन में इन प्रिंसिपल्स का अलग अलग रिजल्ट आ सकता है। एक सिचुएशन में सेम रिजल्ट नहीं आ सकता सेम सिचुएशन के। नेक्स्ट चलते हैं बेटे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस और मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जो मैनेजर होते हैं बेटे, जब वो थियोरटिकल नॉलेज अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसी टाइम उनको ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जब वो प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उनको जो भी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होने वाली है उनका सोल्यूशन दिखाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, इंप्रूविंग इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मैनेजर। ठीक है, जो मैनेजर है उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या किया जाता है? इंक्रीज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैनेजर को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो मैन और मटेरियल का बहुत अच्छी तरीके से क्या करे? यूज करे। इसीलिए नो वेस्टेज, मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में ये काम करते हैं। साइंटिफिक डिसीजंस। ठीक है, कोई तुक्के में डिसीजन नहीं लिए जाते, साइंटिफिकली डिसीजन होते हैं। ठीक है, ये देखो डेवलप लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट, कोई ना कोई लॉजिक होगा उनके कोई भी डिसीजन के पीछे, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल दिया जाएगा। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। सिचुएशन, बिजनेस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिजनेस में जो भी चेंजेस करने होंगे उसको हम एज पर इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? चेंज करेंगे, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके? ग्रो कर सके। हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंजेस, जो भी चेंजेस हैं उसको करने में हमें हेल्प करता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बेटे ये टॉप लेवल का काम है, इसमें ये प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये होता है बेटे जो भी बिजनेस है ना वो सोसाइटी में काम करता है, तो हमें इस तरीके से वो प्रिंसिपल मैनेजर को इस तरीके से काम करना होता है कि जो आसपास की सोसाइटी है ना उनको भी हेल्प हो सके।
मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च कह रहा है जो प्रिंसिपल हैं आर बेस्ड फॉर ट्रेनिंग एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशनल सिलेबस। तो ये जो भी प्रिंसिपल है कह रहे हैं अब तो सिलेबस का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है, और इससे हम किसी भी मैनेजर को या पर्सन को क्या दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब बेटे आइए पढ़ते हैं फ्योल के बारे में। इनने 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। इनको किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट इन स्टडीज एंड थॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं। इनने कितने प्रिंसिपल दिए, 14। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है बेटे, डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है बेटा, होल वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और एक पार्ट एक ही एम्प्लॉय को दिया जाएगा उसकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन को, एक्सपीरियंस को देखते हुए। सेकंड है बेटे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब होता है बेटे पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जो आपको पावर दी है जो भी काम करने के लिए, उसके लिए आप कितने आंसरेबल हैं। बोला जाता है कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा पावर होनी मिलनी चाहिए, ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस, तभी जाके क्या होगा, गोल अचीव होगा। थर्ड है बेटे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है जैसा ट्रीटमेंट आप सुपीरियर के साथ कर रहे हो वैसा ही ट्रीटमेंट आप किसके साथ भी करो, सबऑर्डिनेट। दोनों में कोई भी डिस्पैरिटीज, भेदभाव नहीं होने चाहिए। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। फिर बेटे फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है वन बॉस वन सबऑर्डिनेट। एक बॉस ही सिर्फ एक सबऑर्डिनेट को क्या दे, ऑर्डर दे। देखो इस फिगर से समझोगे, एक मैनेजर है वो सबको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बॉस ऑर्डर दे। अगर एक से ज्यादा बॉस होंगे तो वहां पे कियोस हो जाएगा, प्रॉब्लम आने लग जाएगी, इंप्लॉइज को समझ में नहीं आएगा किसका पहले काम करें, किसका कहना बाद में माने। नेक्स्ट है बेटे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और जो इंप्लॉइज का गोल है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो सके और इंप्लॉइज का। अगर ऑर्गेनाइजेशन और इंप्लॉइज के गोल को हम आपस में मैच नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इंप्लॉइज के गोल्स को क्या करना पड़ता है, साइड करना पड़ता है, और क्या फॉलो करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। नेक्स्ट है बेटे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब होता है हर एक इंप्लॉइज का अपना अपना कुछ उद्देश्य होता है किसी भी कंपनी में काम करने का। अब उनके सबके इंटरेस्ट को हमें इस तरीके से डायरेक्ट करना होता है, यूनाइट करना होता है कि जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भी क्या कर सकें, अचीव कर सकें, सेम डायरेक्शन में लेके आ सकें। नेक्स्ट क्या बेटे, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन मतलब होता है इंप्लॉइज को सैलरी देना। तो यहाँ पे बताया है एंडी फ्योल ने कि जो हम सैलरी देते हैं इंप्लॉइज को, अगर जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा उसको ज्यादा सैलरी दो, जो कम एक्सपीरियंस्ड है उसको कम सैलरी दो, ठीक है। और इतने वेजेस तो देने चाहिए, ठीक है। और जो एम्प्लॉइज है उसे एटलीस्ट इतनी वेजेस दो, ठीक है, इतनी सैलरी दो जिससे वो अपने क्या फुलफिल कर सकें, अपनी डेली की नीड्स को फुलफिल कर सके। गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चला रखी, गवर्नमेंट के मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पैसे दो, उसके कॉम्पिटिटर उसको कितनी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, उनके कंपटीशन में जो भी बिजनेस है वो कितनी सैलरी दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही आपने क्या देना है, एम्प्लॉइज को रेम्यूनरेशन देना है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये मैंने आपको डिफरेंस वाली क्लास में भी समझाया था। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल। सेंट्रलाइजेशन जब बिजनेस छोटा होता है तब फॉलो किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन जब बिजनेस बड़ा होता है तब फॉलो किया जाता है। बेटे नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये तो सबको है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहता है जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, जिससे उसका रिकॉर्ड सबके पास रहे। और अगर कभी आपको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, गैंग प्लैंक। फिर है बेटे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है जिस सामान की, जिस पर्सन की जहां पे जगह है वो हमेशा वहीं अवेलेबल हो, कहीं उसकी पोजीशन को चेंज ना करो। इससे टाइम की क्या होती है,
टाइम का वेस्टेज नहीं होता है। नेक्स्ट है बेटे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब होता है बराबरी, ठीक है, चाहे सीनियर हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सबका जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए, ईमानदारी से सबका क्या हो, जो भी उनकी शिकायतें उनको सॉल्व करें जाए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट इनके बेस में। नेक्स्ट है बेटे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब होता है किसी भी एम्प्लॉयज को बहुत जल्दी जल्दी नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, ना ही उसका ट्रांसफर करना चाहिए, एक जगह पे उसे एक लंबे समय तक रखना चाहिए, जिससे वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है और काम में एफिशिएंट हो जाता है, और काम में एफिशिएंट होगा तो रिसोर्सेज का कम से कम यूज करेगा। नेक्स्ट है बेटे इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है कि सबऑर्डिनेट से भी किसी डिसीजन के रिगार्डिंग पूछना, उनके सजेशंस लेना, इसको बोला जाता है इनिशिएटिव। टॉप लेवल सिर्फ खुद ही डिसीजन ना ले ले, एक बार अपने सबऑर्डिनेट के साथ भी क्या कर ले, डिस्कस कर ले, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। लास्ट है बेटे स्प्रिट डी कॉप्स। स्प्रिट डी कॉप्स मतलब होता है कि एक मैनेजर को रिप्लेस करना चाहिए आई और उसकी जगह क्या यूज करना चाहिए, वी। मैनेजर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये टारगेट मैंने अचीव किया, उसको ये बोलना चाहिए टारगेट हमने अचीव किया। क्लियर है, ये हमने 14 प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं किस पे, एफडब्ल्यू टेलर पे, ठीक है। एफडब्ल्यू टेलर को बेटे किस नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू टेलर किस नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए, इनने क्या दिए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। पहला क्या है बेटे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो एफडब्ल्यू टेलर का कहना था कि जो भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं वो कोई तुक्के से नहीं करना चाहिए, चलो अब देखी जाएगी वाला नहीं होना चाहिए, वो साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तभी हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब होता है तालमेल बैठाना, डिस्कॉर्ड मतलब होता है लड़ाई। कह रहे हैं हार्मनी होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्यों, ठीक है, तो देखना जो वर्कर होते हैं और जो मैनेजर होता है, ठीक है, ये आपस में हमेशा एक तरीके से राइवल की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, राइवल की तरह। वर्कर सोचता है कि मैनेजर कुछ नहीं कर रहे और मैनेजर सोचते हैं कि वर्कर्स खाली बैठे रहते हैं, तो इनके बीच में हार्मनी, तालमेल बैठाना है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन क्या होता है, मिलके काम करना, इन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले अकेले काम नहीं करना है। तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि सब लोग कैसे काम करो, मिलके काम करो। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो भी वर्कर हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, मैक्सिमम डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको डेवलपमेंट भी उनका हो, जिससे वो क्या कर सके, मैक्सिमम अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। चलिए बेटे आगे चलते हैं। अब है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर में फर्स्ट है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप में बेटे क्या होता है, जो डिपार्टमेंट है उनको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक हो जाता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, एक कौन सा डिपार्टमेंट हो जाता है, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर कौन आता है, रूट क्लर्क। इसका काम क्या होता है, ये जो फोरमैन है रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग द मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। ये स्टेप सेट करता है कि पहले क्या काम होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। दूसरा होता है बेटे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट हो जाता है, एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। तो दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये क्या करता है, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी आउट ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफिक मैनर। ये जनरल इंस्ट्रक्शन देता है जो जरूरी होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, ये फिक्स करता है कि किसी भी काम को कितने टाइम में और कितनी कॉस्ट में करा जाएगा, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। डिसिप्लिनेरियन, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। एक
किसी भी काम को ऑर्डर और सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए किसकी जरूरत होती है? डिसिप्लिनियरियन की। बेटा दूसरा फंक्शनल फॉरमैनशिप होता है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, ठीक है। कौन सा होता है? ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। इसमें भी 4 बॉस आते हैं। गैंग बॉस, गैंग बॉस कौन होता है? जो अरेंज करता है मशीन, टूल और अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। गैंग बॉस का काम होता है सब चीज को रेडी सिचुएशन में रखना, जिससे एम्प्लॉयज आए, काम करें और जाएं, उनका वेस्टेज नहीं हो टाइम का। स्पीड बॉस का काम होता है कि टाइमली कंप्लीट हो जाए कोई भी जॉब। रिपेयर बॉस का काम होता है जो भी मशीन खराब हो गई है उनको दोबारा से जल्दी किस कंडीशन में लेके आए? वर्किंग कंडीशन में लेके आए। इंस्पेक्टर कौन होता है? जो क्वालिटी चेक करता है कि प्रोडक्ट सही बने हैं या नहीं। बेटे आ गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका, ठीक है, जिससे मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। और उस काम को कैसे करना है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ, बहुत आसान तरीके से। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी और उसे बहुत आसान तरीके से करना। नेक्स्ट है बेटे वर्क स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर हमें पॉइंट पढ़ने होते हैं फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी मतलब होता है कि जब भी एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उन्हें थकान लगती है। फैटीग मतलब होता है थकान। तो उन्हें कितने कितने समय के बाद रेस्ट इंटरवल दें, 10 मिनट का रेस्ट इंटरवल दें, 5 मिनट का, कितने रेस्ट इंटरवल दें, वो पता किया जाता है फैटीग स्टडी में। बेटे दूसरा है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब होता है किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका। किसी भी काम को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से दिल्ली जाना है, आप बाइक से भी जा सकते हो, पैदल से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, अपने बहुत मेथड है, लेकिन बेस्ट मेथड यूज करना है तो वो कौन सी स्टडी बताती है? मेथड स्टडी। दूसरा है बेटे टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब है किसी भी काम को करने का एक पर्टिकुलर समय होता है। जैसे आपको 12th पास करने के लिए 12 महीने के बाद एग्जाम होता है, ठीक है, तो 12 महीने में ही वो काम करना है। ऐसा थोड़ा ना कि सर अगले साल फिर देख लेंगे। समझ में आया? चलिए फिर है मोशन स्टडी। बेटे मोशन स्टडी मतलब होता है जैसे कोई भी एक वर्कर है, वो अपने जहां पे भी काम करता है ना, उसके बहुत सारे प्रोडक्टिव मूवमेंट होते हैं जो यूजफुल होते हैं, और कुछ अनप्रोडक्टिव भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? अनप्रोडक्टिव भी होते हैं। अनप्रोडक्टिव मतलब मान लीजिए उसको बेफालतू में इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, जाना पड़ रहा है, तो जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उन्हें एलिमिनेट कर दो, हटा दो, जिससे उसकी एनर्जी बचे, टाइम और एनर्जी बचे, और वो मैक्सिमम आउटपुट दे सके। बेटे लास्ट 4th पॉइंट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मतलब है कि जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई है उसको ज़्यादा सैलरी दो, जो उससे थोड़ा कम एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा कम सैलरी दो, और जो बिल्कुल अनएक्सपीरियंस है, नया आया है, उसको और कम सैलरी दो। जिससे क्या होगा? जिसके कम सैलरी मिल रही वो मोटिवेट होगा और वो ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा। बेटे 5th पॉइंट है लास्ट पॉइंट, दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब जो एम्प्लॉयज हैं और जो मैनेजर हैं उनके माइंड को मेंटली एक दूसरे के लिए क्या करना? चेंज, क्योंकि दोनों एज ए राइवल काम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो उनके मन में ये चेंज लाना है कि कोई भी गलत काम नहीं कर रहा, सबके काम अपनी अपनी जगह अपने इंपॉर्टेंस होते हैं, और दोनों को एक दूसरे के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी। तो उनके मेंटल रिवॉल्यूशन, उनके माइंड को थोड़ा चेंज किया जाता है। ठीक है बेटे, तो ये हो गया। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बहुत जल्दी मैं 3rd चैप्टर का लेक्चर लेके आऊंगा। सारे डिफरेंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। बिजनेस स्टडीज के महाकुंभ वाली वीडियो देखिएगा, सारे डिफरेंस एक जगह पे हैं, अच्छे से उनको समझना, ठीक है। इस वीडियो को बेटे फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे उनको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।